नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का विशेष क्षेत्र, या फिर ये कह सकते हो तुलनात्मक राजनीति का विशेष क्षेत्र। ठीक है। स्कोप ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, जिसको दो सेक्टरों में डिवाइड किया गया है। एक है कानूनी संस्थागत दृष्टिकोण, दूसरा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। यानी कि एक लॉ के तहत क्या नज़रिया है, दूसरा व्यवहार के तहत, बिहेवियर के तहत क्या नज़रिया है। दोनों के अंदर हम पढ़ेंगे क्या। कानूनी दृष्टिकोण के अंदर ये बताया गया है कि वो कानून, जब आप कानून का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, इसमें उन्हीं कानूनों का अध्ययन किया जाए जो संविधान के तहत आते हों। ठीक है, उनका अध्ययन करें। ओके। और व्यवहार में बताया गया है जो चीज़ें कानून के तहत स्थापित होती हैं, हो सकता है समाज में यानी कि व्यवहार में वो चीज़ें कानून के अकॉर्डिंग ना होती हों, वो दूसरे तरीके से होती हों। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता, दूसरे पॉइंट में बोला जाता है, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ कानून में लिख दी गई है उसी तरीके से वो रियलिटी में हो रही हैं, हो सकता है वो डिफरेंट तरीके से हो। चलो इसको एक बार समझते हैं। आप इन सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। कानूनी अथवा संस्थागत दृष्टिकोण। प्राचीन राजनीति विचारकों ने इसके विशेष क्षेत्र के संबंध में कानूनी अथवा संस्थागत दृष्टिकोण का समर्थन किया। उनका कहना था कि तुलनात्मक शासन और राजनीति का अध्ययन कानून अथवा संविधान की सीमा के अंदर होना चाहिए। ठीक है। संविधान कानून द्वारा स्थापित सरकारी संरचना अथवा राजनीतिक संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन ही इसका विशेष क्षेत्र है, ऐसे बहुत सारे विचारक मानते हैं। उनका कहना है कि संविधान के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं जैसे कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका आदि की रचना, उनकी शक्तियां व कार्य तथा संविधान द्वारा निश्चित किए गए हों। ठीक है। और जो भी नए नियम वगैरह स्थापित किए जाते हैं वो इन सब चरणों को पास आउट करके ही वो इस्टेब्लिश किए जाएँ। ठीक है, ये बोला जाता है कानून की दृष्टिकोण में। राजनीतिक व्यवहार आदि के आधार पर ही तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए, अर्थात उन्हीं राजनीतिक संस्थाओं का तथा राजनीतिक व्यवहार की तुलना की जानी चाहिए जो कानून द्वारा निश्चित तथा मान्य हों। ठीक है ना, जिनको संविधान के तहत मान्यता प्राप्त हो, कानून के तहत मान्यता प्राप्त हो। इस प्रकार ये विचारक केवल राजनीतिक संस्थाओं की तुलना पर आधारित अध्ययन को ही तुलनात्मक शासन व राजनीति मानते हैं, और इसी को वो तुलनात्मक राजनीति का विशेष क्षेत्र मानते हैं। लेकिन और भी होते हैं व्यवहारवादी। चलो व्यवहारवादी में देखते हैं बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें यह है कि तुलनात्मक शासन व राजनीति के विशेष क्षेत्र के संबंध में दूसरा दृष्टिकोण के समर्थकों का विचार है कि संविधान के अंतर्गत स्थापित राजनीतिक संस्थाओं की तुलना से राजनीतिक व्यवहार को वास्तविक रूप नहीं समझा जा सकता, क्योंकि देखो इसमें एग्जाम्पल है, रूस में कानूनी दृष्टिकोण से लोकतंत्र है, परंतु वास्तविक राजनीतिक व्यवहार लोकतांत्रिक नहीं है। ठीक है, कहने के लिए तो बताया गया है कि वहाँ पे जो भी इलेक्शन प्रक्रिया जो भी होता है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से होता है, लेकिन वहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलता सोसाइटी में, रियलिटी में, कि जो सत्ता ज़्यादा प्रभावित होती है, जो कैंडिडेट ज़्यादा प्रभावित होता है वही सारी चीज़ें कर रहा होता है और कोई दूसरा बंदा नहीं होता, ज़्यादातर देखा जाता है। तो कहने का मतलब ये कि वहाँ लोकतंत्र सिर्फ कहा गया कि लोकतंत्र है, लेकिन है नहीं ऐसा वहाँ कुछ। उसी तरह इंग्लैंड में जो भी दिखाई देता है वह वास्तविक रूप में नहीं है, और जो वास्तविक रूप में है वह दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंग्लैंड का जो कानून है वो लिखित रूप से नहीं है, लेकिन कई जगह ये भी मिला है कि ब्रिटेन का जो संविधान है ना, वो किसी सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो डिफरेंट फाइल्स में हैं, कह सकते हो, अलग अलग लॉ अलग अलग फाइल्स में हैं, लेकिन इनको मर्ज करके एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का रूप नहीं दे रखा है। ओके, तो इसलिए बहुत सारे कहते हैं कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ है लेकिन अलग डिफरेंट फाइल्स में है, लेकिन बहुत सारे लोग कह देते हैं कि एक मर्ज करके सिंगल डॉक्यूमेंट में है ही नहीं, इसलिए कि ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान है ही नहीं। समझ रहे हो, वहाँ एक अलिखित संविधान है। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है? नहीं समझ आया तो और भी देख लो आगे।
इसलिए किसी शासन व्यवस्था के वास्तविक रूप का केवल कानून या संविधान की सीमा में बंदी संस्थाओं के अध्ययन से पता नहीं चल सकता। क्योंकि देखो ब्रिटेन में कोई नियम वगैरह आएगा तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू उठ जाएंगे कि संविधान के तहत ये पास आउट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। कुछ कहेंगे कि हाँ संविधान के तहत ही तो आ रहा है, इस फाइल्स के थ्रू आ रहा है। कुछ कहेंगे नहीं नहीं ऐसे ही आ रहा है। तो यहाँ कंपैरिजन करने में दिक्कत आ सकती है और कानून के पॉइंट ऑफ व्यू पे। और इसलिए शासन व्यवस्थाओं की संस्थागत तुलना पूर्ण रूप से सार्थक नहीं हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए राजनीतिक संस्थाओं की तुलना करते हुए उन तथ्यों तथा कारकों का भी तुलनात्मक शासन व राजनीति के अंतर्गत औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाओं का राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन तथा उनकी तुलना करना आवश्यक है। यानी ऑफिशियल अनऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस जो बनी गई हैं, यानी कि औपचारिक अनौपचारिक संस्था हैं, उनका राजनीतिक तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ बोला है अमेरिकी राष्ट्रपति कानूनी दृष्टिकोण से जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। और आप सबको पता है यहाँ पे बोला जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कानूनी दृष्टिकोण से जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इनडायरेक्टली बाय पब्लिक सेलेक्ट चुने जाते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि जब अमेरिका में इलेक्शन होते हैं, जो पब्लिक की डिमांड होती है, पब्लिक सीधे तौर पे उसी को वोट दे रही होती है कि हमारा वोट तो इसको देगा, हमारा प्रेसिडेंट ये होगा, ना कि जनता के द्वारा कोई चुना गया नेता जो आगे चल के उस नेता को वोट दे रहा है जो राष्ट्रपति बनेगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। वहाँ व्यवहार में यही देखा जाता है कि पब्लिक सीधा वोट दे रही है राष्ट्रपति को। ओके, चलो और देखते हैं। और संविधान में राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं है अमेरिका में, ऐसा नहीं। वहाँ पे भी राजनीतिक दल है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है वो राष्ट्रपति ही होता है उसकी से, ठीक है। क्या अमेरिकन दलीय व्यवस्था के अध्ययन और उसकी किसी अन्य के बिना जिसके राष्ट्रपति के चुनाव को वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष निर्वाचन बना दिया है। अमेरिका संविधान का अध्ययन और उसकी किसी अन्य देश की शासन प्रणाली से तुलना अर्थपूर्ण हो सकती है, ठीक है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को वास्तविक रूप से समझने के लिए उन क्रियाओं प्रक्रियाओं का अध्ययन करना भी आवश्यक होता है जो उसे व्यावहारिक बनाती है। समझ आया इस बात को? ओके, सिर्फ कानून व्यवस्था को नहीं समझना चाहिए, जो पब्लिक बिहेवियर है उसको भी समझना चाहिए। आगे और ये कहा गया है, जिन ब्लॉडेल ने इसलिए कहा है कि तुलनात्मक राजनीति को कानूनी परिधि, कहने का मतलब है कानूनी घेरा या किसी क्षेत्र में ना बांधकर उसे बाहर निकलना आवश्यक है। व्यवहारवादी लेखक राजनीतिक संस्थाओं के कानूनी पक्ष की अपेक्षा उनके व्यवहारिक पक्ष को ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी कि राजनीतिक व्यवहार जो है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसके अंदर दी जाती है कंपैरिजन टू लॉ। समझ आया? स्पष्ट है कि कहने का मतलब यह सेकंड पॉइंट टू व्यू में कि ज़रूरी नहीं जो चीज़ें कानून के तहत नियम पॉलिसी बनाई गई हैं उसको व्यवहार में लोग स्थापित करते हों या व्यवहार में लाते हों, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। स्पष्ट है कि तुलनात्मक शासन और राजनीति का विशेष क्षेत्र बड़ा विस्तृत है, संकुचित नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा वाइड एरिया है, कोई स्मॉल एरिया नहीं, बहुत बड़ा दायरा आता है तुलनात्मक शासन और राजनीति का विशेष क्षेत्र, ठीक है। इसमें केवल शासन की संस्थाओं का ही अध्ययन नहीं होता बल्कि समस्त राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन भी होता है। उन समस्त गतिविधियों, औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्थाओं, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है जो राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित तथा संचालित करती है। ओके, यानी कि इसके अंदर तुलनात्मक राजनीति की जो विशेष क्षेत्र है उसके अंदर कानूनी दृष्टिकोण भी आता है और व्यवहारिक दृष्टिकोण भी आता है। राजनीति का राजनीतिक व्यवहारिक दृष्टिकोण दोनों को एक्सेप्ट किया जाता है तुलनात्मक राजनीति की विशेष क्षेत्र के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ज़रूरी नहीं होता जो चीज़ कानून के तहत लिखी गई हैं
वो पब्लिक बिहेवियर में उसको एक्सेप्ट किया जा रहा हो सकता है वो दूसरे तरीके से हो रही हो। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति बताया गया है कि संविधान ये कहता है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुना जा रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन आप देखोगे जब वोटिंग होती है अमेरिका में तो पूरी तरीके से शो हो रहा होता है कि बाय पब्लिक के ही थ्रू से चुना जा रहा है। जो पब्लिक चाह रही है वो डायरेक्ट तौर पे अपना प्रेसिडेंट चुन रही है, ना कि इनडायरेक्टली, यानी कि पब्लिक के द्वारा कोई नेता चुना गया वो आगे चल के वोट दे रहा है। ठीक है, जो भी है पब्लिक को सीधा पता है कि उनका वोट किसके पास जा रहा है, उनके प्रेसिडेंट के पास जा रहा है। ये है कहने का मतलब। ओके, फिर भी किसी को कोई डाउट हो कमेंट कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये लिखा है, इसमें बहुत सिंपल सा है कि तुलनात्मक राजनीति महत्वपूर्ण पॉइंट्स इन इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, देखो तुलनात्मक राजनीति का वर्तमान समय में अत्यधिक महत्व है। इसे राजनीतिक व्यवस्थाओं के मध्य समानता और असमानता को समझने में सहायता मिलती है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में काफ़ी मांगों की प्रकृति को समझने में सहायता मिलती है तथा राजनीतिक चुनौती को समझने की क्षमता प्राप्त करता है। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न हितों के मध्य सामंजस्य का मतलब होता है एक बैलेंस, एक एडजस्टमेंट स्थापित। ठीक है, सामंजस्य यानी कि एक बैलेंस, संतुलन स्थापित करने में और समझने में क्या तुलनात्मक राजनीति हेल्प करता है। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा विभिन्न राजनीतिक तथ्यों को समझने में भी ये क्या है संभव है कि जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रखे होते हैं राजनीतिक में, उन सबको स्टडी करने में तुलनात्मक राजनीति बहुत हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे वो आगे आएंगी तो आपको और अच्छे से के सारे पॉइंट समझ आएंगे। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। ऑब्वियसली बात है, जब कंपैरिजन करा जाएगा तो कोई ना कोई एक सिस्टम तो होगा, वो सिस्टम को बोला जाता है वैज्ञानिक पद्धति। इसलिए इसके द्वारा सिद्धांत निर्माण करना भी संभव है। ठीक है, इसका महत्व निरंतर बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक विकास की बदलती हुई विस्तार करती हुई क्षमता को प्रेरित करने और साधनों को पैदा करने की क्षमता भी होने के कारण इसके समसामयिक महत्व में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। समसामयिक का मतलब होता है करंटली यानी कंटेम्प्रेरी। ठीक है, यानी करंटली वर्तमान में इसकी जो है इम्पोर्टेंस बढ़ रही है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। और आगे चल के जो लोग बड़े एग्ज़ाम देते हैं नेट JRF वगैरह, उसके अंदर ये वाले जो बुक्स हैं हमारी वो काफ़ी बार पूछी जाती है। और अगली क्लास में ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग, इनको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट इसके अंदर एक्सप्लेनेशन कर रखे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस के जो आंसर ज़्यादा बड़े नहीं हैं, सिंपल शॉर्ट तरीके में आंसर दिए गए हैं। आई होप आपको ये अच्छे लगेंगे, समझ आएंगे। मिलेंगे आप सब नेक्स्ट वीडियो में।